ये बड़ी चिंता का एक ऐसा क्षण है कि जहां सबसे बड़ी अदालतों के सबसे बड़े जज सबसे कमजोर लोगों के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करने लगे तो कहां का लोकतंत्र और कहां का प्रजातंत्र और कहां का संविधान? हम आखिर जाएं तो जाएं कहां? गुहार किसके सामने लगाएं? शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगते हैं तो कॉकरोचों को कुचल दिया जाता है, शिक्षा मंत्री से जवाब पूछा जाता है तो आप ये देखिए कि पुलिस एक्शन हो जाता है। पहले तो गलती सिस्टम ही करता है कि युवाओं को कॉकरोच बोल देता है। वो कहता है कि जो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं कॉकरोच की तरह हैं। अब वही कॉकरोच जब अपना एक मंच बनाने की बात करते हैं और वो कहते हैं कि अब हम सरकार से जवाब मांगेंगे, हम धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगेंगे, तो इसमें गलत क्या है? इससे पहले तमाम ट्विटर मूवमेंट हुए, तमाम ट्विटर कैंपेन हुए। सरकार तो अपनी गलत चीज को भी जस्टिफाई कराने के लिए पूरी पीआर एजेंसी का इस्तेमाल करती है। यहाँ सही चीजों के लिए अगर कोई पेज क्रिएट होता है, कोई हैंडल क्रिएट होता है जिससे कि सरकार पे वजन लगे अपनी बात को रखने का, तो आप उसको दबाने की कोशिश करते हो। मुझे बताइए कि ये 2-3 करोड़ जो लोग हैं ये कौन हैं? क्या इनकी कोई राजनीतिक विचारधारा है? क्या इनमें बीजेपी के वोटर्स भी हो सकते हैं? अगर बीजेपी के वोटर्स हैं इनमें 2-3 करोड़ लोगों में जो 3-4 दिन में जमा हो गए हैं, तो फिर ये बीजेपी अचानक चुनाव हर राज्यों में क्यों जीत रही है? एक तरफ सड़कों पर गुस्सा, डिजिटल मीडिया पर गुस्सा, डिजिटल मीडियम पर गुस्सा, और दूसरी तरफ चुनाव जीत रहे हैं। मुझे एक्सप्लेन कीजिए, आप कैसे समझते हैं इसको? ये नहीं कह सकते कि सरकार को सब पसंद कर रहे हैं। देखिए, अगर पसंद कर रहे होते तो 400 से 300, 300 से 240 नहीं होते। मैंने पहले भी ये बात कही है। तो पसंद नहीं कर रहे। आप मुझे खुद बताइए ना कि जहां पे सांसदों और विधायकों की खरीद फरोख्त खुलेआम हो जाए, आप तो इसलिए आए थे ना कि करप्शन नहीं होने देंगे। जहां पे आईएएस आईपीएस मिलके जमीन खरीद लें और उसका लैंड यूज चेंज करते ही वो जमीन 3-4 हजार करोड़ की हो जाए, और वहां हम कह रहे हैं कि भाई इस सरकार में करप्शन नहीं है। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। द कॉकरोच जनता पार्टी, जी हाँ, ये पार्टी या एक डिजिटल आंदोलन एक तरह से सनसनी बन के उभर रहा है देश में, और इसका अंदाजा सबसे पहले इस देश की सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री को है, और इसीलिए इसको कुचलने की अब तक की सबसे बड़ी कोशिश की गई है। कॉकरोच जनता पार्टी को कुचलने, मसलने, जूते से दबाने की, सरकारी जो बूट है वो उससे दबाने की सबसे बड़ी कोशिश की गई है। अगर आप अभी जाएं उनके फाउंडर अभिजीत दीपके के ट्विटर हैंडल पर, आपको पूरे ट्विटर हैंडल में सिर्फ एक तरह के ट्वीट मिलेंगे, वो ये कि उनका इंस्टाग्राम हैंडल उनकी पार्टी का हैक कर लिया गया है और अब वो एक्सेस नहीं कर सकते उसको। इसके अलावा उनका खुद का जो निजी ट्विटर हैंडल है वो हैक कर लिया गया है। जो वेबसाइट है जिस पर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग जुड़ रहे थे, उस वेबसाइट को टेकन डाउन कर लिया गया है। यानी सरकार ने भारत की इस वेबसाइट को सस्पेंड कर दिया है। वेबसाइट को आप नहीं पहुंच सकते। अगर आप टाइप करने की कोशिश करें cockroachjanataparty.org, तो आप देखिए, अगर मैं आपको ये काम देती हूँ, देखिए आपको ये नहीं मिलेगी वेबसाइट। अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि 10 लाख कॉकरोच ने साइन अप किया था इस वेबसाइट पर और मेंबर्स बन गए थे। 6 लाख कॉकरोच ने साइन की थी वो पिटीशन जिसमें रेजिग्नेशन की मांग की गई थी धर्मेंद्र प्रधान की, और साथ साथ गवर्नमेंट जो है वो ये कह रहे हैं क्यों इन कॉकरोचों से परेशान है, लेकिन हम फिर वापस आएंगे। यानी कि ट्विटर हैंडल सस्पेंड करने के बाद, बाकी अकाउंट्स हैक करने के बाद अब वेबसाइट बंद कर दी गई है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। मैं शायद इससे बेहतर मेहमान को आपके सामने पेश नहीं कर सकती थी। अभिनय शर्मा, जो कि देश की युवा लोगों की एक तरह से धड़कन है, जाने माने टीचर है और एक तरह से हमारे यहाँ देश में जो यूथ आइकन्स जिन लोगों को माना जाता है, अभिनय उनमें शामिल है। अभिनय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहला सवाल आपके सामने मैं पेश करती हूँ वो ये कि आप जब ये खबर मुझसे सुन रहे हैं कि अब वेबसाइट भारत की सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए पहले ट्विटर और फिर वेबसाइट दोनों बंद कर दिया है, क्या कहते हैं आप? देखिए, एक तरफ हम ये कहते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, और एक इंस्टाग्राम पेज, एक सटायर हैंडल से अगर हमारी इंटरनल सिक्योरिटी हिल जा रही है तो फिर हमें ये कहने का अधिकार नहीं है कि हमारी डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांग है। पहली चीज, हम तब इंटरनल सिक्योरिटी पे खतरा नहीं बताते जब अब पता चलता है कि सीआरपीएफ का जवान बनने के लिए, सब इंस्पेक्टर बनने के लिए जो एग्जाम कराया जा रहा था उसमें पेपर लीक हो रहा था, सिस्टम हैक हो रहे थे। यानी ऐसे लोगों को नौकरियां मिल रही थी जो पैसे दे के भर्ती हो रहे हैं, और वो लोग जाकर के हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल
पुलिस फोर्स में भर्ती होंगे, सोचिए, तब हमारी इंटरनल सिक्योरिटी नहीं हिलती है या नेशनल सिक्योरिटी नहीं हिलती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा है, अच्छी बात है और सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन बिना ट्रांसपेरेंसी के, बिना कुछ सबूत दिखाए हुए आप सिर्फ ये कह देते हैं कि आईबी के इनपुट के आधार पे इस पेज को बंद कर दिया जाता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप बताइए, सिर्फ इस डर से कि भाई 22 मिलियन लोग हैं, इनको कोई भी दिशा दी जा सकती है, तो अब ये दिशा देने का काम तो श्रद्धा कपूर भी कर सकती है, ये दिशा देने का काम तो कोई और भी कर सकते हैं जिनके 22 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। ये लॉजिक नहीं हो सकता ना कि किसी को 22 मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं तो वो किसी को भी गुमराह कर देगा। क्या अभी तक आप बता सकती हैं कि उस इंस्टाग्राम हैंडल या ट्विटर हैंडल से कोई भी ऐसी गुमराह करने वाली बात की गई? मुझे नहीं लगता, मैंने भी करीब से देखा है बट मुझे ऐसा नहीं लगता। पहले तो गलती सिस्टम ही करता है कि युवाओं को कॉकरोच बोल देता है। वो कहता है कि जो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं कॉकरोच की तरह हैं। अब वही कॉकरोच जब अपना एक मंच बनाने की बात करते हैं और वो कहते हैं कि हम सरकार से जवाब मांगेंगे, हम धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगेंगे, तो इसमें गलत क्या है? इससे पहले तमाम ट्विटर मूवमेंट हुए, तमाम ट्विटर कैंपेन हुए। सरकार तो अपनी गलत चीज को भी जस्टिफाई कराने के लिए पूरी पीआर एजेंसी का इस्तेमाल करती है। यहां सही चीजों के लिए अगर कोई पेज क्रिएट होता है, कोई हैंडल क्रिएट होता है जिससे कि सरकार पे वजन लगे अपनी बात को रखने का, तो आप उसको दबाने की कोशिश करते हो। तो मुझे लगता है कि ये डेमोक्रेसी पे चोट है, ये लोकतंत्र पे चोट है, जहां ये इस तरीके की बातें आती हैं। आपने देखा होगा कि अभिजीत साहब, आम आदमी की किसी नेता के साथ उसकी फोटो थी आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले, तो वो आम आदमी पार्टी का एजेंट हो गया, वो आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहा है। अरे साहब, उसकी तो फोटो थी। कुमार विश्वास की तो तमाम वीडियो आम आदमी पार्टी के साथ है, बट वो तो आज बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो लोग, दल भी तो बदलते हैं, लोगों की सोच भी तो बदलती है। किसी के लिए काम करने का मतलब, अब मान लेते हैं कि कोई एक शिक्षक ही है और आम आदमी पार्टी के किसी नेताओं के बच्चों को ही पढ़ा रहा है और उसकी उनके साथ फोटो है, और कल को वो अपनी एक पार्टी बनाता है या फिर कल को वो कांग्रेस ज्वाइन करता है, आप कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ था। तो फोटो होना किसी के साथ या किसी के लिए किसी टाइम जोन में काम करना गलत थोड़ी है। अरे दिल्ली की वही जनता है जो केजरीवाल साहब को इतना प्यार करती थी, इस बार उसी जनता ने प्यार नहीं किया। तो लोगों के विचार तो समय समय के साथ बदलते हैं। यहाँ तो लोगों की विचारधारा बदल जा रही है। राघव चड्ढा जी को देख लीजिए, जिस विचारधारा के एकदम सख्त खिलाफ थे, आज उसी विचारधारा का हिस्सा है। अभिनय, मैं जब आपसे सोच रही थी कि इंटरव्यू करूंगी, उस वक्त मैंने सोचा था आपसे ये पूछूंगी कि इस पार्टी के बारे में आप क्या समझते हैं, इस पार्टी के जो क्रेडेंशियल्स हैं उनके बारे में आप क्या समझते हैं, ये पार्टी आगे चल के क्या कर सकती है। लेकिन लग रहा है सारे सवाल इस पार्टी के दमन पर ही फिलहाल केंद्रित हो रहे हैं। मुझे बताइए कि एक पार्टी जो डिजिटली एग्जिस्ट, जी मैं कह रही हूँ अभिनय, जी अभिनय, मैं कह रही हूँ कि जो पार्टी डिजिटली एग्जिस्ट करती है, अगर डिजिटल ही उसको, उसका कत्ल कर दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए, तो क्या लगता है आपको ये कॉकरोच पार्टी तो खत्म हो जाएगी? वेबसाइट गई, ट्विटर हैंडल गया, इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैक हो गए। सही बात है। और अब ये कोर्ट जाएंगे और कोर्ट में जिस तरीके से बाकी पेजेस जो अभी बंद किए थे सरकार ने फेसबुक के, उन पे अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया, वैसे ही ये चलता रहेगा। तो ये बहुत गलत है। पता है, हम और आप जैसे लोगों को भी, सरकार तो बहुत बड़ी चीज हो गई, हमें और आप जैसे लोगों को भी अभी ये सोचने की जरूरत है कि जो आज की जनरेशन है वो क्या मांगती है, वो क्या चाहती है, उसको किस तरीके की चीजें चाहिए। आप बताइए, ये दुर्भाग्य था कि एक पार्टी ने ये कहा या एक बंदे ने ये कहा, अगर आप आलसी हैं, आपको मोबाइल चलाने की लत है और आप पूरे दिन फोन पे बैठे रहते हैं और आप सरकार के नीतियों से परेशान हैं, तो आप ये इंस्टाग्राम या ये कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। और सोचिए, 4 से 5 दिन में 22 मिलियन लोग, यानी लगभग 2.25 करोड़ लोग ज्वाइन कर लेते हैं। तो सरकार के लिए ये एक सीख था कि लोग हमसे परेशान हैं। सरकार के लिए ये एक डेटा था, जिस डेटा को वो छुपाती है, बेरोजगारी का डेटा, कि आज देश में ऑनलाइन 4-5 दिन के अंदर इतना एक्टिव बेरोजगार युवा बैठा है, आलसी युवा बैठा है।
सरकार की आंखें खुलनी चाहिए थी कि हम जो ये कहते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है, आज भारत में 36 करोड़ युवा है और इस युवाओं के कंधों पर देश का भविष्य है, प्रधानमंत्री जी हर रैली में कहते हैं, तो फिर उनको चिंता करनी चाहिए थी कि यार ये भविष्य तो आलस और इंस्टाग्राम पे अटका हुआ है। ये चिंता की बातें थी। और सरकार को अगर लग रहा था कि नहीं हम बिल्कुल सही हैं, तो सरकार अगर ये 6 लाख युवा, जैसा कि आपने बताया कि पिटीशन साइन कर चुके थे, अगर 22 मिलियन लोगों में 6 लाख लोग भी, 6 लाख बड़ी संख्या होती है, ये लोग साइन कर देते हैं कि साहब शिक्षा मंत्री को हटाओ, तो सरकार को तत्काल हटाना चाहिए था। उनकी मांगों को ना सुन करके आपने उनको कुचल दिया कि खत्म कर दिया। अभी कोई ये रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी तो थी नहीं, अभी तो ये ऑनलाइन ही अपना रोष दिखा रहे थे सरकार के प्रति कि भाई हम बेरोजगार हैं, आपकी नीतियां सही नहीं है, हमें काम ठीक से नहीं मिल रहा, हम आलस में पूरे दिन रील स्क्रॉल करते रहते हैं, हमें भी काम दो। ये इन लोगों ने ये दिखाया कि इतना बड़ा झुंड है, क्योंकि सरकार ये कहती रहती है ना कि अरे सब ठीक चल रहा है, देश में सब ठीक चल रहा है। उस ठीक चलने पे ये तमाचा था कि 4-5 दिन के अंदर 22 मिलियन लोगों को एक जगह ला के रख दिया कि भाई जो है हम सब बेरोजगार हैं। तो सरकार को इस जनरेशन को सीरियस लेना चाहिए, समझना चाहिए। और सरकार ही नहीं, आपको मैं बता दूं, कई सारे पत्रकार, आपको पता है आज कहा जाता है आउटडेटेड हो गए, कहा जाता है। कई सारे टीचर्स कहा जाता है आउटडेटेड हो गए, कई सारे एक्टर्स कहा जा रहा है आउटडेटेड हो गए। तो क्यों हो गए आउटडेटेड? वो इसलिए हो गए, कई सारे कॉमेडियंस आउटडेटेड हो गए, तो वो इसलिए हो गए कि जो आज की जनता को चाहिए, जो आज की जनता की आपसे उम्मीद है, वो आप नहीं समझ पा रहे हो। हम लोग आज भले ही ये मजाक में कहते हैं कि समय रैना ने बहुत गलतियां की हैं, अच्छी बातें की हैं, लेकिन उसका एक वीडियो आज अगर लोगों के बीच में इतना तहलका मचा देता है, 50-60 मिलियन लोग उसको देखते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे ये पता चलता है कि वो उस जनरेशन की लोगों का, उस जनरेशन के लोग उसको पसंद कर रहे हैं। आप भले ही उसको लाख क्रिटिसाइज कर लीजिए उसकी गलतियों के लिए, लेकिन कुछ उसमें है जो आज के लोग उसे पसंद कर रहे हैं। तो ये जो कॉकरोच जनता था, सरकार को भी ये सोचना चाहिए था कि जो ये वाला युवा है, जो आगे आने वाली पीढ़ी है, इसके अंदर हमारे प्रति रोष है, तो अब हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। आपने तो ये रोष और बढ़ा दिया ना। नहीं तो अभिनय, अगर अगर सरकार के पास आपके जैसे एडवाइजर होंगे तभी तो वो सुनेंगे। मोदी जी के पास तो सिर्फ चापलूस होते हैं जो उनको कभी नहीं बताते कि देखिए 2024 का चुनाव वो लगभग हार गए थे, देखिए देश का युवा कितना परेशान है अभी। लेकिन कुछ ही घंटों पहले का ट्वीट पढ़ा है उनका, किसी बेरोजगार मेले में वो जा रहे हैं, तो इसका मतलब कान पे जो जू है, चींटी है, वो रेंगनी तो शुरू हो गई है। ये तो पता लग रहा है कि रोष है। और ये सरकारी जो हथौड़ा पड़ रहा है कॉकरोचों के ऊपर, इससे भी पता चल रहा है कि सरकार हिल तो गई है। इतना क्या आप मान रहे हैं? बिल्कुल 100% सरकार हिल गई है, लेकिन ये वो सरकार है जिसको पता है कि हमें, ठीक है, इन युवाओं से, ये युवा मैं आपको बता दूं आलसी जरूर है, इंस्टाग्राम पे जरूर है, बट ये अशिक्षित नहीं है। इनका वोट आप खरीद नहीं सकते हैं। क्या आपने 10,000 रुपए डाल दिए, आपने राशन दे दिया? तो एक्चुअली क्या है कि सरकार को ये पता है कि हम अपने समीकरण से जीत हासिल कर लेते हैं, लेकिन ये भी आप तब तक कर पा रहे हैं जब तक आपने हमारे दिमाग को ठग लिया, हमें अपने इमोशंस बेच दिए। और ये बहुत लंबा नहीं चलेगा, और 1-2 साल 4 साल चल जाएगा। एक दिन लोगों को समझ में आएगा, माँ बाप को दिखेगा कि यार मेरा बेटा ग्रेजुएट होकर 4 साल से बैठा है, उसे नौकरी नहीं मिल रही। क्योंकि देखिए, हम और आप कितनी भी ऊपर ऊपर की बातें कर लें, हम कितना भी ये चिल्ला लें कि हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, हमने 2025 में, डेटा बता रहा हूं आपको, $136 बिलियन का सामान चीन से खरीदा है और चीन को मात्र $19 का सामान बेचा है। वो ये तब है जब इनके एमपी रवि किशन और मनोज तिवारी दिवाली पे लड़ी ना खरीदने की बात करते हैं, चाइनीज सामान मत खरीदना, तब ये $136 बिलियन की खरीदारी चाइना से कर रहे हैं। हम इतने चाइना पे डिपेंडेंट हो गए। तो सोचिए, अगर इतना ट्रेड डेफिसिट होगा और फिर मोदी जी कहेंगे कि आप ये मत खरीदिए, वो मत खरीदिए, तो ये दिखाता है कि विदेश नीति हमारी या फिर सारी चीजें कैसे काम कर रही हैं। क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री ही सब कुछ बना हुआ है। किसी छोटे देश के प्रधानमंत्री से भी मिलना है तो विदेश मंत्री नहीं मिलेगा, हमारा प्रधानमंत्री। कितने भी छोटे छोटे देश अभी कितने थे जिनमें प्रधानमंत्री जी के जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि देश में और ज्यादा गंभीर समस्या है, जहां पे 22-23 लाख लोग इस स्ट्रेस में है कि रीनीट रीलीक नहीं हो जाएगा, वहां हमारा प्रधानमंत्री आराम से टॉफी देते हुए
इटली के प्रधानमंत्री को और मुस्कुरा रहा है, उसको देश के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आज भारत जीडीपी चिल्ला रहा है, बांग्लादेश की पर पर्सन जीडीपी भारत से आगे निकल गई है। आप बताइए, तो हमने क्या है कि बस जो आपने कहा कि चापलूस लोग पाल लिए जो दिन रात सिर्फ एक ही गुणगान करते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत आगे जा रहा है। और आप भी समझदार हैं, मैं भी, और जो लोग देखेंगे वो भी, कि किसी भी एक आदमी के नेतृत्व में देश आगे नहीं जा सकता। रेल को आगे जाने के लिए रेल मंत्री का प्रॉपर नेतृत्व चाहिए, शिक्षा को आगे जाने के लिए शिक्षा मंत्री का प्रॉपर नेतृत्व चाहिए, शिक्षित होना जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्रालय को आगे जाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री का नेतृत्व चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि हर एक चीज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही होगी तो देश कभी आगे नहीं जाएगा, और देश बहुत पीछे जा चुका है। हम सिर्फ लेकिन असेंबल कर रहे हैं, चाइना से सामान ले लेके बहुत पीछे खड़े हुए हैं। और आगे आने वाला जो भारत, आप एक बात बताइए ना कि हम इन 22 मिलियन लोगों को ठिकाने पे क्यों नहीं लगा पाए, हम इन 22 मिलियन लोगों को काम क्यों नहीं दे पाए। कोई तो काम हम दे सकते थे। हमने कितनी इंडस्ट्री लगा ली, क्या किया हमने। आज जो सरकारी नौकरियां खत्म हो गई, ये सुनने में अजीब नहीं लगना चाहिए, क्योंकि नौकरियां तो प्राइवेट भी खत्म हो गई। बिल्कुल, प्राइवेट में आज किसको अच्छे तनख्वाह पे जॉब मिल रही है, कितना सैलरी बढ़ी है लोगों की। अगर मैं पिछले 10 साल में पूछूं तो महंगाई जिस हिसाब से बढ़ी है, कितने लोगों की सैलरी बढ़ गई, बल्कि कम हुई है। इनफैक्ट हालत खराब हुए हैं लगातार। नहीं तो फिर ये बताइए अभी ने कि इसके अलावा कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होता, कॉकरोचों को कुचलने की जो ये कोशिश है, आपको नहीं लगता है कि इससे जो आम युवा है उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ेगा? मैं इतने युवाओं से तो इंटरेक्ट नहीं करती जितने आप करते हैं, लेकिन अक्सर मैं फील्ड में जाती हूँ, लोगों से बातचीत करती हूँ, और जो ये संस्थापक हैं अभिजीत दीप के, जिन पहले पत्रकारों ने उनसे बात की उनमें से मैं शामिल हूँ, और जब पहला वीडियो मैंने पोस्ट किया तो उनकी वेबसाइट पर लाखों लोग आ गए रजिस्टर करने के लिए, और वेबसाइट जो है वो एक तरह से फ्रीज हो गई और काम करना बंद कर दिया। आप यकीन जानिए कि हजारों की तादाद में मेरे वीडियो के नीचे लोग आके कह रहे थे कि हमें ज्वाइन करना है, हमें ज्वाइन करना है। तो मुझे लगता है एक वेबसाइट को डाउन करके सरकार इनको बंद नहीं कर सकती। काफी लोगों में रोष है, अग्रेशन है। तो अगर अब भी सरकार अगर नहीं सुधरेगी या नहीं वो उस तरीके की नीतियों को बनाएगी और उनका पालन करेगी, तो आप ये समझ लीजिए कि देश में अब विकल्प बनेगा, और एक अच्छा विकल्प बनेगा। और लोग विकल्प की तलाश में। आज आप क्रिटिसाइज करेंगे गवर्नमेंट को, हम करेंगे, तो लोग पूछने आ जाते हैं कि क्या राहुल गांधी आपको लगता है अच्छे नेता? भले ही हम बोले ना ये बात ना बोले, लेकिन लोग पूछने आ जाएंगे। ऐसा लगता है जैसे देश में 2 ही नेता बचे। तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां इस देश में इस वक्त हैं, उन सब की इमेज इतनी खराब हो चुकी है कि वो जो जेनजी जनरेशन है, वो मुझे इस कॉकरोच पार्टी जनता के बनने के बाद ज्यादा समझ में आया कि वो इनमें से किसी भी पार्टी को पसंद नहीं करती। अब मैं बताता हूं क्यों। क्या आम आदमी पार्टी ने पंजाब में या दिल्ली में बेरोजगार या युवाओं के लिए कुछ किया? तो आपको मिलेगा नहीं किया जी, बहुत कुछ। क्या कांग्रेस ने केरल में या फिर बाकी जगह जहां उनकी सरकार है उन्होंने किया? नहीं किया। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कोई बोलेगा कि मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा तो दूसरा कह देगा हम 15,000 देंगे। कोई कह देगा कि मैं 8 ग्राम सोना दूंगा जिस बेटी की शादी होगी, कोई कह देगा बच्चा पैदा होगा 3 ग्राम सोना दे दूंगा। बस इसी चीज की पॉलिटिक्स देश के अंदर रह गई है। अब सच में देश को एक अच्छी राजनीति की जरूरत है जो इस बात पे बात करे कि एजुकेशन सिस्टम ठीक होना चाहिए, जो इस बात पे बात करे। अगर पुरानी पॉलिटिकल पार्टियों को भी भरोसा वापस लाना है तो उनके पास भी अपॉर्चुनिटी है। अभी तो 21 राज्यों में बीजेपी आई है, बचे हुए राज्यों में आम आदमी पार्टी के पास भी ये बचा हुआ है कि वो दिखाएं कि पंजाब में हमने कैसे एजुकेशन सिस्टम को सुधारा है, कैसे हमने स्कूल की हालत, कैसे हमने सरकारी स्कूलों को प्राइवेट की तरह बना दिया, कम पैसों में बच्चा पढ़ पा रहा है। और हमने फ्री बीज के जो भी वादे किए थे वो हमने सब छोड़ दिए, चाहे हमारी अगली बार सरकार आए ना आए। केरल में अभी कांग्रेस की सरकार आई है, वो बोले कि अब हम फ्री बीज का कोई वादा पूरा नहीं करेंगे, जो भी फ्री बीज का बजट है वो हम केरल के स्वास्थ्य और शिक्षा पे खर्च करेंगे। तो आपको एक मॉडल तो पेश करना पड़ेगा, आपको एक मॉडल तो पेश करना पड़ेगा। जो हमने आपने लास्ट इंटरव्यू में भी बात की थी गुजरात मॉडल की, और आपने कहा था आपको पता भी है गुजरात मॉडल या नहीं। तो मैंने उस वक्त कहा था जी मुझे नहीं पता, लेकिन पिछले 4-5 दिनों में जब मेरे सामने चीजें आई हैं कि आज भी गुजरात में लोग कितनी कितनी दूर पैदल चल के वो पानी खींचने वाले वीडियो देखे आपने? आज ही देखा है। और आपको
इसके अलावा आपको पता है आज इंदौर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है इस वक्त, जिस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं, और नारे लगा रहे हैं लोग, हमको पानी दो, पानी हमारा अधिकार है। इंदौर में पानी नहीं है, पानी दो हमको, ये हमारा अधिकार है। और ये वही शहर, वही जगह है जहां जहरीला पानी पीने से कई लोगों की मौत हो गई थी। और वो जो कैलाश विजयवर्गीय जी थे वो एकदम ताव में जो है पत्रकारों से बात कर रहे थे, मुझे याद है, जबकि इंदौर क्लीन सिटी में आता है। सोचिए आज वहां पानी मतलब हम नहीं दे पा रहे हैं, तो ये इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। और हमारे नेताओं को फर्क नहीं पड़ता, उनको पता ही नहीं। सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मुझे ये बताइए कि इस पार्टी का या इस डिजिटल मूवमेंट का एक कॉम्पोजिशन अगर देखने की कोशिश करें, आप बीजेपी को हम यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप कांग्रेस के लिए भी कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लिए। मेरी राय आपसे थोड़ा अलग है। मुझे लगता है कि कर्नाटका, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने काफी अच्छा काम किया है, बाकी राज्यों में उनको चांस नहीं मिला। मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार को हम 10 साल निकाल सकते हैं और इस पर बहस कर सकते हैं कि क्या अच्छे और क्या बुरे काम हुए। आम आदमी सोचिए एक आदमी जिसने 117 प्रेस कॉन्फ्रेंस कही हो, उसके बाद कोई कह दे कि वो साइलेंट पीएम है, तो इससे बड़ा और मतलब कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो सकता है? क्या हो सकता है, बिल्कुल। और आज विदेश में चर्चा वो साइलेंट पीएम थे, तो अभी के पीएम क्या हैं फिर? बिल्कुल। और विदेश में अब छोटी सी पत्रकार 28 साल की ये कह रही है कि जिस प्राइम मिनिस्टर ने 12 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की हो उसको हम डेमोक्रेसी क्यों कहें। और ये बहुत ही वाजिब सवाल है। इस सवाल का जवाब ना मेरे पास है ना आपके पास है, सिर्फ प्रधानमंत्री दे सकते हैं इसका जवाब। मुझे बताइए कि ये 2-3 करोड़ जो लोग हैं ये कौन हैं? क्या इनकी कोई राजनीतिक विचारधारा है? क्या इनमें बीजेपी के वोटर्स भी हो सकते हैं? अगर बीजेपी के वोटर्स हैं इनमें 2-3 करोड़ लोगों में जो 3-4 दिन में जमा हो गए हैं, तो फिर ये बीजेपी अचानक चुनाव हर राज्यों में क्यों जीत रही है? एक तरफ सड़कों पर गुस्सा, डिजिटल मीडिया पर गुस्सा, डिजिटल मीडियम पर गुस्सा, और दूसरी तरफ चुनाव जीत रहे हैं। मुझे एक्सप्लेन कीजिए, आप कैसे समझते हैं इसको? देखो एक बात आप मुझे बताओ कि जहां पे हम 22-23 लाख लोगों का पेपर ठीक से नहीं करा पा रहे, और पिछले 10 साल में 80 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, और कितने ऐसे पेपर पोस्टपोन्ड हुए हैं, कितने ऑन द स्पॉट कैंसिल हो गए, और कितने पेपर ऐसे हैं जहां पे माना नहीं सरकार ने कि वो लीक हुए हैं। उस दौर में आप अगर ये उम्मीद कर रही हैं कि सरकार 3-4 करोड़ लोगों का चुनाव एकदम ठीक से करा रही है, तो ऐसा सोचना मेरा तो नहीं। आप खुद बताइए कि 27 लाख लोगों का गलत तरीके से वोट काट दिया गया बंगाल में, जिसमें अभी तक शायद 6 लाख लोगों की पिटीशन सुनी जा चुकी है, जैसा मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था। और उनमें से कुछ को अब ये अनुमति मिल गई है कि वो अपना वोट डाल सकते हैं। तो अगर ऐसा था, आप देखिए 40% वोट मिले हैं ममता दीदी को, शायद 38 लाख वोटों का टोटल अंतर है जी। ओवरऑल जो है वो 38 लाख वोटों का अंतर। यानी जीत और हार के बीच जो फर्क है अभिनय, उतना ही वो समीकरण इस तरीके से सेट कर देना कि कोई ये भी ना कहे। मैं ये नहीं मानता हूँ, लोग कहते हैं कि ईवीएम में घपला हो सकता है, मेरा अभी उतना दूर तक सोचना नहीं है, बट इतना देखिए 100 वोट है। अब 100 वोट में अगर जीत इस बिहाफ पे हो रही है कि भाई 51 से ज्यादा लाने हैं और ये ऐसा कर पा रहे थे, तो फिर मैं ये जरूर मान सकता था कि नहीं ये बात ठीक है। बट ये भी कितना 45%, दूसरी पार्टियां 40-41%, थोड़ा सा वो गैप है। हमेशा आप किसी राज्य के चुनाव में देखेंगे तो ज्यादातर ऐसे कैंडिडेट जो कम मार्जिन से जीतते हैं वो इनके होते हैं, जितने भी कम मार्जिन से जीतते हैं। तो ये सब चीजें, जैसे अब ममता दीदी की मैं बात करूं तो उनकी ही विधानसभा में जब 15 राउंड हो चुके थे जिसमें वो 6-7 हजार वोटों से आगे थी, शायद 15 में वो 12 पे आ गई थी, मैं बहुत क्लोजली देख रहा था उस चीज को। लेकिन उसके बाद वो अचानक से बाहर आती हैं, कहती हैं मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, उसी दौरान में 2-3 राउंड और होते हैं क्लियर और वो हार जाते हैं। तो आप देखिए कि जहां पे अब यहाँ पे एक चीज आपको समझनी होगी कि जनता को ये दिखाना है कि नहीं नहीं तुम्हारे नेता में ही दम नहीं है, तुम्हारा नेता खुद नहीं जीत सकता तो वो पार्टी क्या जिताएगा। यही सेम चीज आपने देखा नई दिल्ली विधानसभा में हुई, जहां पे देवेश वर्मा जी ने साफ ये कह दिया था कि रिजल्ट के बाद देख लेना कौन जीतेगा, और उन्होंने क्लियर कट, अगर आप वो पुराने वीडियो निकाल के देखेंगे तो इतना वो कॉन्फिडेंस कैसे आ जाता है कि भाई हम जीतेंगे ही जीतेंगे, क्योंकि हमें पता है, हमने पुरानी वाली चुनाव आयोग तो सत्ता पार्टी के पूरी तरह साथ है। आप देखिए जिस बंदे को चुनाव में ऑब्जर्वर बना के भेजा गया था, बाद में उनको सीएम का सलाहकार बना दिया गया, तुरंत इनाम। तो आप देखिए इससे आपकी बाइसनेस नहीं दिखती, इससे नहीं पता चलता कि चीजें ठीक नहीं हो रही हैं। तो ऐसी एक चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। और एक और उदाहरण आपको ऐड कर देती हूँ मैं, स्क्रोल
अभिनय स्क्रोल वेबसाइट ने एक इन्वेस्टिगेशन किया एक सिर्फ कंस्टिट्यूएंसी का, उस कंस्टिट्यूएंसी में 97% मुस्लिम मतदाता है और वहां बीजेपी बहुत जोर शोर आन बान शान के साथ जीती है, जहां 97% मुस्लिम मतदाता है। एक कंस्टिट्यूएंसी का इन्वेस्टिगेशन। वही वो मैंने भी देखा, आप जिसकी बात कर रही हैं, अभी 2-3 दिन पहले ही वो न्यूज में थी। तो वही मैं कह रहा हूं कि अब तो ऐसा तभी होगा जब शायद 100% जनता ही, या 90% जनता, या 80% जनता इनसे रुख मोड़ लेगी, और वो ऑलमोस्ट वक्त आने पे ही है। और हम ये नहीं कह सकते कि सरकार को सब पसंद कर रहे हैं। देखिए, अगर पसंद कर रहे होते तो 400 से 300, 300 से 240 नहीं होती। मैंने पहले भी ये बात कही है। तो पसंद नहीं कर रहे हैं। आप मुझे खुद बताइए ना कि जहां पे सांसदों और विधायकों की खरीद फरोख्त खुलेआम हो जाए, आप तो इसलिए आए थे ना कि करप्शन नहीं होने देंगे। जहां पे आईएएस आईपीएस मिलके जमीन खरीद लें और उसका लैंड यूज चेंज करते ही वो जमीन 3-4 हजार करोड़ की हो जाए, और वहां हम कह रहे हैं कि भाई इस सरकार में करप्शन नहीं है। जहां ऐसे लोग जिन पर इन्होंने ही आरोप लगाए करप्शन के, चाहे वो आप असम के सीएम साहब को देख लीजिए, जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे, ये कहते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय से 1500 या 15,000 करोड़ रुपए की चोरी हुई, वो आज सीएम है। उन लोगों को ही बुला के तो मैं कैसे आपसे उम्मीद करूं कि आप जो है इस करप्शन में आपकी सहमति नहीं है। अशोक मित्तल जो एलपीयू के मालिक हैं, उनके घर ईडी की रेड होती है और वो इस पार्टी में आ जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? एक बार की बात मान लेते हैं, चलिए ठीक होगी, 2 बार की मान लेते हैं, ठीक होगी, लेकिन बार बार ऐसी चीजें होना। एक राघव चड्ढा जी जो आम जनता के मुद्दे उठाते थे, जो कि आम जनता के मुद्दे कई हद तक नहीं भी थे, वो आज नेट पेपर लीक पे चुप होके बैठे हैं। क्या लगता है कि वो बिना डर के इस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए? तो क्या हमारे देश की एजेंसियां सिर्फ इसीलिए रह गई हैं कि कैसे विपक्ष को डरा के सत्ता पार्टी के विस्तार को बढ़ाना है, उनका विलय करा के? जिन एजेंसियों को ठीक तरीके से काम करना हो, आज सीबीआई 2024 के नीट आरोपी संजीव मुखिया की 3 महीने में चार्जशीट फाइल नहीं कर पाती और उसको बेल हो जाती है, तो डर लोगों में कहां से पैदा होगा? तो एजेंसियां तो आज खुद सरकार के इशारों पे चल रही हैं, और बड़ा दुखद है कि आज सब चीजें छोड़ दीजिए, एजेंसियां छोड़ दीजिए, सरकार छोड़ दीजिए, आज न्याय नहीं मिल रहा है। वो सबसे ज्यादा पीड़ादायक है कि आज आप न्याय मांगने, हमारी न्याय व्यवस्था मजबूत होने की बजाय कमजोर हो गई कि जहां पे तुरंत न्याय चाहिए था वहां पर भी न्याय नहीं मिल रहा। और उस दौर में सीजीआई साहब का ये बयान आना कि लोग फर्जी डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, उनकी हेल्पलेसनेस को दिखाता है। असहाय है वो कि लोग फर्जी डिग्रियां लेके घूम रहे हैं और साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कुछ नहीं कर सकते। कौन दे रहा है फर्जी डिग्रियां, किसने दी फर्जी डिग्रियां? ये तो सुप्रीम कोर्ट का है, तो इंटरवीन कर दे तुरंत। लेकिन आज देखने को मिलता है कि सरकार द्वारा लिए गए फैसलों में माननीय न्यायालय इंटरवीन करते नहीं दिखाई पड़ता। जी हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे चल रहा है उसे चलने दीजिए। बिल्कुल, जुडिशरी पे भी जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं, और मुझे लगता है अभी ना ये बहुत फिक्र का लम्हा है, ये बड़ी चिंता का एक ऐसा क्षण है कि जहां सबसे बड़ी अदालतों के सबसे बड़े जज सबसे कमजोर लोगों के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करने लगे, तो कहां का लोकतंत्र और कहां का प्रजातंत्र और कहां का संविधान? हम आखिर जाएं तो जाएं कहां? गुहार किसके सामने लगाएं? शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगते हैं तो कॉकरोचों को कुचल दिया जाता है, शिक्षा मंत्री से जवाब पूछा जाता है तो आप ये देखिए कि पुलिस एक्शन हो जाता है। यहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद आप कह रहे थे कि वेबसाइट उनकी डाउन होगी तो अदालत जाएंगे। आज जज ऐसे हैं अलग अलग अदालतों में, आप देखिए हाई कोर्ट्स में इस तरह के जज हैं कि रातों रात मंदिर को मस्जिद में, मस्जिद को मंदिर में तब्दील कर दिया गया। 700 साल पुरानी मस्जिद को एक फैसले में हाई कोर्ट के, और उसके बाद आते हैं वहां के पुलिस अधिकारी और कहते हैं कि अगर किसी ने भी आवाज उठाई तो मैं अच्छी तरह जानता हूं मैं क्या करूंगा। तो एक सांप्रदायिक जो एजेंडा है उसको एक तरफ, और युवा आप ये देखिए, मैं तो हैरान हो रही थी कि ये वही नहीं, मैं कह रही हूँ अभिनय, ये कह रही हूँ कि वही युवा है जो राघव चड्ढा जैसे लोगों के पीछे भाग लेता है, अब जो है कॉकरोच पार्टी के पास आ रहा है। जुमा जुमा 4 दिन की पार्टी नहीं है, ये दिशाहीन है ये युवा। दिशा ही नहीं है कि उसको जाना कहाँ है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और देखिए, ये सांप्रदायिक वाली जो आपने बात कही, ये मुझे नहीं लगता कि बहुत एक लॉन्ग टर्म फायदा देने वाली बात है। और
इसलिए नहीं है, मैं बता दूं कि जो आज की जनरेशन है वो शायद आप उतना ना मिलती हो, मैं उस जनरेशन से मिलता हूं जिसको इन बातों से फर्क नहीं पड़ता कि आप मस्जिद में नमाज पढ़ती हैं, मैं मंदिर में पूजा करता हूं, उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता। ये हमारी वाली जनरेशन या हमसे पहले वाली जनरेशन जरूर इन चीजों के बारे में बात करती थी, सोचती थी, सुनती थी, बट ये जो कॉकरोच जनता पार्टी वाली जनता है, ये इन सब चीजों पे नहीं सोचती। इसको इतनी समझ है, इतना इसने सोशल मीडिया से और ऑनलाइन रहते हुए और किताबों से सीख लिया है। बट हमारी सरकारों की ये कोशिश तो है ही लगातार कि इनका ध्यान बंटता रहना चाहिए। इतना क्रिकेट करा दो देश में कि लोग ये सोच ही ना पाए कि वो बेरोजगार हैं, उनको फर्क ही ना पड़े। लेकिन कब तक करा लोगे आप ये? हर चीज मरती है ना। मैं कहता हूं 4 साल 5 साल बाद मोहब्बत, नफरत, तानाशाही सब कुछ मरती है। तो वो वक्त भी आएगा जहां पे आज हमारी सरकारों को फर्क नहीं पड़ रहा। आप देखिए बिहार में ट्री 4 का आंदोलन होता है, किस तरीके से लाठियां चलाई जाती, वो कितना कष्टदायक था। उसके बाद आप देखेंगी 2-3 दिनों बाद लखनऊ में रैंक रैंक के टीचर्स ये कह रहे थे कि 7 साल से हमारा मामला कोर्ट में उलझा हुआ है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और उसके बावजूद उनको कोई न्याय नहीं मिलता, तो रैंक रैंक के वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या ये तस्वीरें प्रधानमंत्री या फिर जो जिम्मेदार लोग हैं उनके दिल को नहीं दहलाती हैं? मैं आपको ऐसी भी बातें बताता हूं जो आपको शायद अभी तक ना पता हो। कितनी सारी पता है ऐसी वैकेंसी निकली, ठीक है, लोगों की नौकरी लग गई, उनको ऑफर लेटर दे दिया गया, और बाद में डिपार्टमेंट कह रहा है कि हमारे पास ज्वाइन कराने के लिए पैसा नहीं है, हम नहीं देंगे। ऐसे 400 500 लोग, सोचिए एक प्रोसेस से गुजर गए लोग। यानी देश में ऐसे हालात जहां लोग एक प्रोसेस को क्रॉस करके, पहले हम तो यही सुनते थे जब छोटे थे कि जब कोई वैकेंसी निकाली जाती है तो पूरा बजट देख लिया जाता है कि भाई इतने लोगों की इसमें जरूरत होगी और इस तरीके से ये वैकेंसी निकालनी है। बट आज सरकारें वैकेंसी से भी पैसा कमा रही हैं, क्योंकि उनके पास पैसा बचा ही नहीं, वो सारा पैसा तो फ्री बीज में लुटा रही हैं। तो फिर इनको लोग आउटसोर्स करने पड़ रहे हैं। जहां एक अच्छा जीएसटी इंस्पेक्टर चाहिए आपको टैक्स वसूलने के लिए, वहां आप ये कोशिश कर लो अगर कि भाई मैं तो 30,000 में ले आऊंगा। आज भारत के हालात हैं, लोग 30,000 में काम कर लेंगे, लेकिन फिर उनकी जवाबदेही उतनी होगी जितनी अभी शिक्षा मंत्री की है। ये सब भी तो क्या है, ये सब आउटसोर्सिंग से तो आ रहे हैं, किसी प्रोसेस से थोड़ी आ रहे हैं। भर्तियों से पैसा कमाने का मतलब कि फॉर्म्स के जरिए जो पैसा कमाया जाएगा, क्या आप कमा लीजिए। 100 सवाल, बिल्कुल फॉर्म। अभी मैं आपको बताता हूँ रिसेंट एग्जाम, आप हैरान हो जाएंगे सुन के, आपके दर्शकों को तो सर पीटने लगेंगे। एसएससी की वैकेंसी आती है 12,456, ठीक है, 30 से 35 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, 100 रुपए फॉर्म फीस है। कुछ लोग फ्री हैं गर्ल्स, लेकिन बाकी 100 रुपए फॉर्म फीस है। वहां से एक पैसा कमा लिया। अब ये कह रहे हैं कि अगर आपका फॉर्म में गलती से कोई नाम भर जाए, पहली बात तो जो युवा है वो सबसे तो गलती होगी नहीं, कुछ से ही होगी, बट आप कह रहे हो कि गलती से कुछ भी हो जाए, कॉमा ब्रैकेट भर जाए आपसे, फोटो लाइव में ठीक ना आए, तो 200 रुपए लगेंगे करेक्ट करने के उसको। ठीक है सर, कोई बात नहीं। अगर मान लेते हैं वो वेबसाइट की भी गड़बड़ी हो गई कि करेक्ट हो ही नहीं पाया, या जितना चाह रहा था करेक्ट नहीं हो पाया जब आपने फीस ले ली, तो कह रहे दोबारा करेक्ट करने आओगे तो 500 लेंगे, 500 फिर लेंगे। चलिए कोई बात नहीं भाई, बच्चे की गलती आपने ले लिया। फिर ये कह रहे हैं कि हम प्री में 100 सवाल पूछेंगे और मेंस में पूछेंगे 130 और 60 कंप्यूटर के। अगर आपने कोई भी सवाल आपको लगता है कि वो गलत है, तो आप हमें बताना, 100 रुपए की फीस देना पर क्वेश्चन। जिस चीज को हम हटवा चुके थे डीओपीटी मिनिस्टर साहब से मिलके, वो वापस आ गई। अब वो वापस आ गई। सोचिए कोई अच्छा रिफॉर्म होता है तो वो हमेशा के लिए होता है या किसी एक साल के लिए होता है? तो हमेशा के लिए होना चाहिए। इस बार फिर से क्या आ गया, नॉन रिफंडेबल फीस है। अगर ये 100 में 10 सवाल पूछेंगे गलत, आप मान लीजिए, तो एक बच्चा देगा 1,000 रुपए और सब बच्चे बताएंगे कि मेरे हिसाब से ये गलत है, तो कितना पैसा कमाएंगे? इस तरीके से मतलब हर स्टेज पे इस तरीके की घिनौना कृत्य कर रहे हैं आयोग और एजेंसी सब मिलके। बहुत ही शर्मनाक बात है। अभिनय, आपसे आखिरी 2 सवाल अब मैं पूछना चाहती हूँ। सबसे बड़ी बात तो बहुत सारे लोग
जो कार्यक्रम देख रहे हैं अभी, आप यकीन जानिए इनमें से हजारों लोगों ने तो इस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। तो अभी ये एक अलग कंस्टिट्यूएंसी बन चुकी है और मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से लीगल इलीगल तरीके से इसको कुचला जा सकता है। ये जो एक नया इनकलाब की शक्ल ले रहा है, ये लोगों का जो पूरा हुजूम है, सोचिए आप अगर 2-3 करोड़ लोग एक मैदान में इकट्ठा हो जाएं तो कितनी बड़ी तादाद, कैसी तस्वीर उस जगह की होगी। आप भविष्य क्या देख रहे हैं, यहां से कहां जाते हुए देख रहे हैं आप कॉकरोच पार्टी को? देखिए, मैं तो यही देख रहा हूँ कि अगर सरकारें इसी तरीके से तानाशाही करेंगी और वो युवाओं पे नहीं ध्यान देंगी, उनकी पॉलिसी नहीं ठीक होगी, लगातार नीचे जाती रहेंगी। हमारी अर्थव्यवस्था चौथे नंबर की बनी थी, खूब ढिंडोरा पिटा, अभी चौथे से छठी पे आई, तो क्यों नहीं इस बात का ढिंडोरा पीटा जा रहा? क्यों नहीं मीडिया इस बात को बता रहा है चिल्ला चिल्ला के कि छठी पे आ गई है? क्यों नहीं सवाल पूछ रहा है? क्योंकि मीडिया को तो मेलोडी और मेलोनी करने से फुर्सत नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब देखिए, हमारे आपके सोचने या करने से कुछ नहीं, हर आदमी को अपना हक मांगने का अधिकार है और वो मांगेगा। देखिए, हमारे पढ़ाने की सार्थकता भी तभी है जब हमारा बच्चा किसी मुकाम को छू पाए, सरकारी नौकरी में ना हो, एक अच्छा टीचर बन पाए या किसी और एग्जाम को क्रैक कर पाए। बट अगर ऐसा होगा कि आप सिर्फ पढ़ाते जाओगे लोगों को, हर साल 2.5 करोड़ लोगों को 12th कराओगे और फिर उन्हें खुले मैदान में छोड़ दोगे कि भाई हमारे पास तो अच्छे कॉलेज 1 लाख ही हैं। आपको पता है अभी हमारी टॉप 100 में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। मुझे तो आज सुन के ये हैरानी हुई कि आईआईटी बॉम्बे का प्लेसमेंट 100% नहीं रहा, वो 70% पे आ गया। यानी आईआईटी बॉम्बे में पढ़ाई करने के बाद आपको नौकरी नहीं मिल रही है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या होगी कि हम अपने लोगों के लिए वो अपॉर्चुनिटी नहीं क्रिएट कर पाए। हमारी टॉप 100 में कोई कंपनी नहीं है, टीसीएस 105वें नंबर पे है। तो हम बहुत पीछे जा चुके हैं और मुझे लगता है कि अगर हमें इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा लेना है, इसको डेमोग्राफिक डिजास्टर नहीं बनाना है, तो हमें देश के युवाओं के लिए सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को आकर के स्पेशल इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, कॉकरोच जनता पार्टी पे। सीजीआई की तरफ से माफी मांगनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि हम अगले 1 साल में इतनी चीजें करने जा रहे हैं। लोग कह देते हैं हमने लिख दिया था प्रधानमंत्री जी की विदेश जाने पे, प्रधानमंत्री विदेश नहीं जाएगा, नीतियां नहीं बनाए। भाई किसी नीति पे आके चर्चा तो करो, देश की जनता को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताओ तो सही कि वहां से क्या मिला। ये बताने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है या नहीं कि भाई 5 देशों से हमने इस तरीके के ये कोलैबोरेशन किए। वैसे मुझे लगता नहीं कि जिन देशों में वो गए थे वहां से कुछ भारत के लिए कुछ खास नहीं, हाँ, भारत के लिए तो नहीं है। बल्कि आप तो ये कह रहे हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें आके। आपको पता है कि अभी कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, तो कैबिनेट की मीटिंग के 2 शॉट्स रिलीज हुए थे और उन पिक्चर्स को म्यूट पे रखा गया था और ये कहा गया कि सोर्सेस के माध्यम से हम ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने चर्चा ये की अपने मंत्रियों से कि 2047 में क्या होगा भारत में और किस तरह से रोड मैप तैयार किया जा रहा है। बताइए आप, देश के साथ ये मजाक है या नहीं कि एक तरफ युवा बड़ा हो सकता। आप मुझे एक बात बताइए, आपको अगर इतनी ही विकसित भारत की पढ़ी है तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, पहले भी कह चुका हूं, आप कश्मीर को स्विट्जरलैंड का 50% बना के दिखाइए ना मुझे। आप न्यू दिल्ली को स्लम एरिया फ्री, जो लोग सड़कों पे सोते हैं कश्मीरी बस अड्डे के सामने, आज भी आनंद विहार पे उतरने के बाद ये चिंता हर भारतीय की है कि मेरा मोबाइल कट जाएगा, और कटते हैं रोज वहां मोबाइल। ये व्यवस्था है आनंद विहार बस अड्डे की। तो मैं कह रहा हूं वो तो हम ठीक नहीं कर पा रहे और हम बात कर रहे हैं विकसित भारत बनाने की। तो ये बेसिकली बेवकूफ बनाने का तरीका है। ऐसा नहीं होगा कि मैं और आप 31 दिसंबर 2046 को रात को सोएंगे और सुबह 1 जनवरी 2047 को जगेंगे और पता चलेगा भारत विकसित भारत हो गया। वो तो तभी संभव है जब उस वक्त देश के प्रधानमंत्री योगी जी हो और उन्होंने नाम बदल दिया हो, भारत का बदल के विकसित भारत रख दिया हो। ये तो तभी संभव है। अब आखिरी सवाल, बिल्कुल अभिनय, एकदम संक्षेप में आखिरी सवाल ये बताइए, आपकी इतनी फैन फॉलोइंग है, जब कोई भी शख्स निकलकर जिसको ज्यादा लोग नहीं जानते उसके पीछे करोड़ों लोग लग सकते हैं, तो आपके जैसे लोगों की तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी कोई ऐसी डिजिटल कोई मूवमेंट, कोई पार्टी, कोई चीज खड़ा। ये कहता हूं कि मैं, मेरे जैसे शिक्षक और तमाम इस देश के शिक्षकों को अब एक पॉलिटिकल मंच पे आना चाहिए। अगर देश को सच में 2047 में आजाद कराना है तो बाकी लोगों को भी अपने बिजनेस छोड़ छोड़ के राजनीति में आना चाहिए, अगर सच में देश की चिंता है। क्योंकि हम पढ़ा लिखा के भी लोगों को उनके किसी भी मुकाम तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, या पहुंचा पा रहे हैं तो उसकी संख्या बहुत कम है। तो उससे तो भारत विकसित नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल ये आपका सुझाव एकदम एक्सेप्टेड है और इस पे लगातार सोच भी रहे हैं। जब शायद आपसे लास्ट बात हुई थी
हैं, बहुत सारे लोग आपकी तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि एक टीचर, एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक आइकन से बढ़कर, देखिए सॉल्यूशन तो राजनीति में ही है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगी बिल्कुल, कि कोई भी मैं भी व्यक्ति समझता हूँ कि देश के बड़े फैसले, देश हित के फैसले सब वहीं लिए जाएंगे जी। जी, हमारे बहुत-बहुत बोलने से, शुक्रिया। खाली ट्विटर जी, लिखने से बात नहीं बनेगी, इससे मैदान में आगे आना। बढ़ने का होगा। उम्मीद है कि आप हमारे दर्शकों को और अपने फॉलोवर्स को इस मंच के माध्यम से यहाँ ये मैसेज दे रहे हैं कि आप इस बारे में गंभीर तरीके से सोच रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है जी, कि आपके जैसे लोग अगर आगे बढ़कर युवाओं को एक दिशा दें और उससे एक तरह का प्रेशर ग्रुप भी बनेगा मौजूदा सरकार के लिए, आने वाली सरकार के लिए, और सबसे बड़ी बात तो मैं कहती हूँ ऑपोजिशन के लिए भी एक तरह का मॉडल तैयार हो सकता है कि देखिए अगर आप नहीं यहाँ पर आएंगे तो दूसरा गैप भरने के लिए दूसरे लोग सही आने बात। वाले हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया देश में आदित्य। विकल्प की ज़रूरत है। जी, जी। थैंक यू। बिल्कुल, शुक्रिया।